नमस्कार, मैं विश्वम्भरा भारती एक बार फिर आप लोगों के बीच में अपने कुछ आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, सामाजिक विचार लेकर उपस्थित हुई हूँ। और आज सभी को इंतजार है उस उत्सव का जिसकी हम एक लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये उत्सव उन्हीं महान देवता का है जिन्हें हम स्वयं विसर्जित करते हैं और अगले साल आने का आह्वान करते हैं। वो है हमारे गणपति जी महाराज, जिन्हें गणनायक भी कहा गया। गण का अर्थ क्या है? गण का अर्थ होता है समूह और नायक अर्थात नेता, देवता। जो समूहों का देवता है, किस समूहों का? अर्थात जो सबके देव हैं, जिन्हें अग्रदेव का नाम मिला है और अग्रदेव के रूप में वो पूजे भी जाते हैं। अगर हम गणपति जी के विशाल काया को और गणपति जी के विशाल चरित्र को देखें तो पूरे मानव समाज के लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं, मानव समाज के लिए वंदनीय है। आइए गणपति जी महाराज जी के जीवन चरित्र से जो हमें दर्शन मिलता है, जो वैज्ञानिकता मिलती है, जो जीवन जीने की शैली मिलती है और जो पर्यावरण के प्रति प्रेम उनके परिवार में दिखाई देता है, आइए हम सब कुछ उनसे सीखते हैं। गणपति जी की केवल पूजा करने से और उन्हें फिर विसर्जित कर देने मात्र से हम गणपति जी के भक्त नहीं हो जाते। अगर वो हमारे इष्ट हैं, अगर हम उन्हें प्रेम करते हैं, अगर हम उनका आह्वान करते हैं, हर वर्ष वो आए और हमें अपना आशीर्वाद दें, तो वो ये भी अपेक्षा करते हैं कि मेरे बच्चे मेरे से प्रेरणा प्राप्त करें और मेरे जीवन आदर्शों को अपने जीवन में भी उतारें। वो गजमुख हैं और उनकी यही सबसे बड़ी विशेषता है। गज का अर्थ क्या है? गज शब्द ग और ज दो व्यंजनों के सुमेल से बना है। ग का अर्थ होता है गति और ज से मतलब है जन्म। गति का अर्थात चल देना, आगे बढ़ जाना, और जन्म का अर्थ है उत्पत्ति हो जाना, जन्म हो जाना। ये गज शब्द ही हमें बता रहा है जन्म और मृत्यु का रहस्य। जो आया है उसको जाना भी है। सृष्टि के इस अटूट सत्य को अपने जीवन में आत्मसात किए हमारे गणपति जी महाराज गजमुख लेकर हमें यही समझा रहे हैं, ये संसार नश्वर है, जो आया है वो जाएगा भी, लेकिन जो अवधि बीच में हमारे पास उपलब्ध है उसमें हम गणपति जी महाराज जी के आदर्शों को अपने जीवन में उतारकर हम शिव और मां पार्वती के प्रिय कैसे बने, ये आदर्श चरित्र हमारे आचरण में कैसे उतरे, यही प्रेरणा देने के लिए वो हर वर्ष आते हैं। आइए गणपति जी महाराज जी के एक एक अंग पर दृष्टिपात करते हैं। गणपति जी महाराज जी का जो मस्तक है वो बहुत बड़ा है, अकूट ज्ञान का भंडार है। यूं तो ज्ञान की देवी सरस्वती मां कहलाती है, लेकिन अगर ज्ञान के देवता का वर्णन होता है तो हमारे गणपति जी महाराज का ही नाम आता है। एक यही देव हैं जो मां सरस्वती और मां लक्ष्मी के बराबर पूजे जाते हैं, और केवल बराबर नहीं, अग्र पूजा का इन्हें सम्मान मिला है और इनकी पूजा सर्वोपरि और सबसे पहले होती है, सर्वप्रथम होती है। गणपति जी महाराज का विशाल मस्तक उनकी विशाल अकूट ज्ञान भंडार का प्रतीक है, उनकी बुद्धिमता का प्रतीक है। आप ये कहानी सभी जानते हैं। स्वयं वेद व्यास जी जब देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से महाभारत की रचना करने लगे तो उनके मन में आया, महाभारत तो इतना विशाल इतिहास है, मैं इसे लिखूंगा कैसे? तो उन्होंने स्वयं अग्र देवता गणपति जी का आराधन कर उनका आह्वान किया और गणपति जी महाराज स्वयं वेद व्यास जी के सामने प्रकट हो गए। वेद व्यास जी अर्थात जिन्होंने वेदों का विस्तार किया। इतना ज्ञान रखने के बावजूद भी महाभारत जैसे ग्रंथ का निर्माण करने के लिए उन्हें गणनायक, गणाधिपति गजानन की आवश्यकता आ पड़ी। और गणपति जी महाराज ने वेद व्यास जी का प्रस्ताव स्वीकार किया कि ठीक है, आप जो बोलेंगे मैं लिखूंगा, पर मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि आप रुके मत। अगर आप बीच में रुक गए तो मैं भी अपनी लेखनी छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे सृष्टि के बहुत से कार्य संपन्न करने हैं। वेदव्यास जी ने कहा, ठीक है, मेरे मुखारबिंद से मेरी वाणी रुकेगी नहीं, पर शर्त यह है कि मैं जो कुछ बोलूंगा वो आपको सोच समझकर लिखना होगा। जो बात आपकी समझ में नहीं आई है उसे बिना समझे आप लिखेंगे ही नहीं। वेदव्यास जी ने यहाँ पर अपनी चतुराई का प्रयोग किया। वो जानते हैं सामने बुद्धि के भंडार बैठे हैं। उनके मन में आया, मैं कुछ कहूंगा तो ये उस पर सोचेंगे तो मुझे अगला वाक्य बोलने का अवसर मिल जाएगा। तो गणपति जी महाराज ने वैसा ही किया। वेदव्यास जी बोलते चले गए और गणपति जी महाराज निरंतर लिखते गए, और जहां वो सोचकर लिखते थे तब वेदव्यास जी को आगे बोलने का और सोचने का अवसर मिल जाता था।
इस प्रकार एक उत्कृष्ट लिपिकार की सहायता से महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ मानव समाज के अस्तित्व में आया। इस दुनिया में महाभारत जैसा कोई ग्रंथ नहीं है, क्योंकि महाभारत में वो सब कुछ है जो दुनिया के ज्ञान में होना चाहिए। एक नेता कैसा हो, एक राजा कैसा हो, पर्यावरण कैसा हो, लोगों के अंदर की विचारधारा कैसी हो, उत्कृष्ट जीवन शैली कैसे हो, और अधर्म क्या है, धर्म क्या है, ये संपूर्ण जानकारी आपको महाभारत जैसे ग्रंथ में मिलेगी, जिसके लिपिकार है हमारे गजानन महाराज, गणपति जी महाराज। गणपति जी महाराज के विशाल कर्ण है, उनके बड़े बड़े कान कहते हैं सबकी सुनो, हर एक व्यक्ति की सुनो, लेकिन सुनने के बाद जो उत्कृष्ट है उसे क्रियान्वित करो। ये विचारधारा गणपति जी महाराज आज की राजनीति में देखना चाहते हैं। एक अच्छा नेता, उसकी पहचान क्या है? वो अपने आसपास के वरिष्ठ मंत्रियों की सबकी सुनता है, सबकी राय लेता है, सबके सुझाव लेता है, और जो उत्कृष्ट विचार होते हैं उस पर सब अपनी स्टैंप लगा देते हैं, मोहर लगा देते हैं, और वो मान्य कर दिया जाए। ऐसा गणपति जी महाराज चाहते हैं। इस संदर्भ में मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक बहुत समझदार राजा थे। जब उनका देहावसान हुआ तो गद्दी उनके किसी मूर्ख, किसी ऐसे पुत्र के हाथ में आ गई जो जनता की भावनाओं को समझता नहीं था। मनमाने निर्णय होने लगे, मंत्रियों से परामर्श करना उसने छोड़ दिया, और ऐसे ऐसे निर्णय लिए जाने लगे, राजकोष भी खाली हो रहा है और प्रजा को सुविधाएं भी नहीं पहुंच पा रही। एक वयोवृद्ध मंत्री, जो उनके पिता के समय का मंत्री था, उन्होंने राजकुमार को, जो इस समय का राजा था, सही मार्गदर्शन में लाने का बीड़ा उठा लिया। वो उसके रसोई घर में गए और वहां पाकशाला अध्यक्ष को बुलाकर कहा, आज जो मैं कहूंगा महाराज को वही पकवान जाएगा। वैसा ही हुआ। महाराज रात को बैठे और उनके सामने जब भोजन परोसा गया तो भोजन को देखकर नए महाराज को क्रोध आ गया। ये कैसी सब्जी है, ये कैसा व्यंजन है? पानी में कटे हुए बैंगन तैर रहे हैं, ना कोई स्वाद है, ना उसकी कोई शक्ल सूरत खाने में अच्छी है, मैं इसे कैसे खाऊं? किसने बनाया है ये भोजन? उसको मेरे सामने लाया जाए। और उसी समय पाकशाला अध्यक्ष ने कहा, जैसे वयोवृद्ध मंत्री का परामर्श मिला था, मैंने वैसा ही बनाया है। वयोवृद्ध मंत्री को बुलाया गया। आपने मेरे लिए ये कैसा भोजन बनवाया है? व्यंजन बनाने की कोई विधि होती है, कोई घी डाला जाता है, कोई जीरा डाला जाता है, कोई तड़का लगाया जाता है, उसमें मसाले डाले जाते हैं, फिर बैंगन डाला जाता है, कोई भाप लगती है, सब्जी तैयार होती है, फिर परोसी जाती है। आपने पानी में बैंगन डाल दिए और मेरे आगे परोस दिए। वयोवृद्ध मंत्री कहने लगे, हे हमारे नवीन महाराज, यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप रोज कोई ना कोई निर्णय लेते हैं, ना कोई परामर्श करते हैं, ना हमारी सुनते हैं, ना वरिष्ठ मंत्रियों की सुनते हैं। आप बस निर्णय पारित कर देते हैं जो आपके मन में आता है। इस तरह से राज्यसभा नहीं चलती होती। जिस प्रकार व्यंजन बनाने की विधि होती है, इसी प्रकार देश समाज के हित को लेकर जो निर्णय लिए जाते हैं वो भी परामर्श से लिए जाते हैं। आप सबकी सुने, जो कोई विचार अच्छा आ रहा है उसे आत्मसात करें और उसी के आधार पर निर्णय लें। बस मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। बकबका भोजन करवाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। और गणपति जी महाराज एक अच्छे शासक से यही उम्मीद करते हैं, वो अपने आसपास के चुने हुए मंत्रियों की सुने और अच्छे निर्णय ले जो प्रजा के लिए हितकर हो। इसलिए गणपति जी महाराज में एक लीडरशिप की क्वालिटी है, नेतृत्व करने की क्षमता है, और आज के देश के शासकों, नेताओं को भी वो यही समझाना चाहते हैं। गणपति जी की जो आंखें हैं बहुत छोटी हैं। मस्तक के आकार के अनुपात में देखा जाए तो इतनी सूक्ष्म आंख इस बात का प्रतीक है कि आपकी कार्यक्षमता में आपकी सूक्ष्म दृष्टि झलकनी चाहिए, आपकी विवेक दृष्टि झलकनी चाहिए। अगर आपके कार्य में आपकी सूक्ष्म दृष्टि, सूक्ष्म चक्षु का योगदान नहीं है तो उस कार्य में सफलता की संभावना शून्य हो जाती है। इसलिए उनकी छोटी आंखें तीक्ष्ण सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक है। गणपति जी महाराज की लंबी सूंड आज के नेताओं को कुछ समझा रही है, आज के समाज को कुछ समझा रही है। गणपति जी महाराज अपनी लंबी सूंड से बड़े बड़े अगर पर्वत उखाड़ लेते हैं तो अपनी सूंड से एक छोटी सुई जैसी चीज को उठाने की क्षमता भी रखते हैं। बड़े से बड़ा कार्य और छोटे से छोटे कार्य को किस नीति से करना है, किस योजना से करना है,
ऐसा ज्ञान, ऐसी समझ हमारे गणपति जी महाराज देते हैं। गणपति जी महाराज के आप जीवन, आचार, व्यवहार और परिवार का वातावरण देखिए। पर्यावरण प्रेमी हैं, उन्हें दुर्वा पसंद है। वो प्रकृति से प्रेम करते हैं, वो पशुओं से प्रेम करते हैं, वो जानवरों से प्रेम करते हैं। आप उनके घर की स्थिति देखिए। गणपति जी महाराज के पिता शिव जी महाराज, उनका वाहन क्या है? नंदी। उनका स्वयं का वाहन क्या है? चूहा। और उनके भाई कार्तिकेय का वाहन क्या है? मोर। यूं समाज में देखा जाए, सांप क्या करता है? चूहे खा लेता है। और मोर क्या करता है? वो सांपों का भक्षण कर लेता है। आप स्वयं देखिए, मयूर सांप का दुश्मन है, सांप चूहे का दुश्मन है, लेकिन भोलेनाथ के परिवार का पर्यावरण तो देखिए, कोई दुश्मनी नहीं है। पशु प्रेम, सौहार्द, भाईचारा सर्वत्र दिखाई दे रहा है। भोलेनाथ का परिवार आज के समाज का आदर्श होना चाहिए। हमें अपने जीवन में अपने आसपास के परिवेश को कैसे रखना है, किस सौहार्द से रहना है। वो पशु हत्या का विरोध कर रहे हैं, वो जानवरों के साथ हिंसा का विरोध कर रहे हैं। वो कहते हैं ये भी भगवान के बनाए जीव हैं, हमें इनका हनन नहीं करना है, हमें प्रकृति से प्रेम करना है। ऐसा पर्यावरण प्रेमी परिवार आपको कहीं और सुनने को मिला है जो भोलेनाथ के परिवार में दिखाई दे रहा है? नहीं। गणपति जी महाराज जी के 4 हाथ हैं। ये 4 हाथ बहुत सी बातों के प्रतीक हैं। देखा जाए तो आप इन्हें जीवन के 4 पुरुषार्थों से भी जोड़ सकते हैं। ये 4 हाथ साम, दाम, दंड, भेद, इन चारों नीतियों का भी पर्याय है। वो कहते हैं व्यक्ति को अपने जीवन में कुशल नेतृत्व करते हुए इन चारों चीजों का प्रयोग करना पड़ता है। एक अच्छे कुशल शासक को ये देखना पड़ता है किसके साथ मैं समानता का व्यवहार करूं, किसके साथ एक भेद बनाकर रखूं, किसको दंडित किया जाए तो समाज में सुधार हो, और किसको किस प्रकार का दाम दिया जाए, इनाम दिया जाए, ताकि एक सामंजस्य, एक विवेकपूर्ण स्थिति समाज में बनी रहे। गणपति जी महाराज हमें ये सब कुछ सिखाने आते हैं। उनका चरित्र इतना बड़ा है, मुझे लगता है कि गणपति जी महाराज पर एक कड़ी और निकालनी पड़ेगी। आज इस प्रथम भाग की गणपति जी महाराज की ज्ञान धारा को सुनिए। बहुत जल्दी आपके सामने गणपति जी महाराज पर दूसरी कड़ी भी लेकर आऊंगी। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।